चलिए शुरू करते हैं। डेप्रिसिएशन, प्रोविज़न और रिज़र्व, ये है चैप्टर नंबर 7। क्लास नंबर भी ये 7 ही होगी, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ेंगे आज इस चैप्टर में हम, प्रोविज़न के बारे में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे रिज़र्व के बारे में। प्रोविज़न और रिज़र्व एक लिमिटेड सा टॉपिक है, डेप्रिसिएशन जो है वो मेजर टॉपिक है, ठीक है। प्रोविज़न का जो है वो प्रोविज़न के साथ थोड़ा डेप्रिसिएशन के साथ थोड़ा लेना देना है, वो जैसे जैसे सामने आता रहेगा हम पढ़ते जाएंगे, ठीक है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। डेप्रिसिएशन, तो वैसे अगर आप सोचोगे डेप्रिसिएशन क्या होता है, तो डेप्रिसिएशन एक टर्म से ही पता लग रहा है कि डेप्रिसिएशन क्या होता होगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन होता है वो कि समय के अनुसार कोई चीज़ का क्या होता है वियर आउट होती जाती है, ठीक है, या उसका जो है वो ऑब्सोलेट होती जाती है, पुरानी होती जाती है, ठीक है। तो जो जो अंडरलाइन किया हुआ सामान है वो पढ़ेंगे, प्लस कुछ एक्स्ट्रा ही पढ़ेंगे। कहता है कि मैचिंग प्रिंसिपल होता है, हमको पता है कि एक मैचिंग प्रिंसिपल होता है जिसमें कॉस्ट और रेवेन्यू जो है वो मैच होते हैं, ठीक है। दैट द रेवेन्यू ऑफ द ए गिवन पीरियड इज मैच्ड अगेंस्ट द एक्सपेंसेस फॉर दैट और फॉर द सेम पीरियड, मैंने रेवेन्यू बोल दिया था, रेवेन्यू और एक्सपेंस जो है वो मैच होते हैं। एंश्योर्स ascertainment of the correct amount of profit and loss if some cost is incurred whose benefit extend to more than one accounting period। अगर मान लो कोई हमारा खर्चा हुआ, कोई हमारा एक्सपेंस हुआ, जो कि ऐसी चीज़ पे हुआ कि वो जो चीज़ है वो मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड के लिए काम आएगी, मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड के लिए काम आएगी। तो ऐसा तो है नहीं कि उसको करंट अकाउंटिंग पीरियड में ही उसको एक्सपेंस को काउंट कर लिया जाए, ठीक है। तो उस एक्सपेंस को क्या कर दिया जाता है, जितने भी अकाउंटिंग पीरियड में वो असेट या वो जो एक्सपेंस है वो काम आएगा, उन सभी अकाउंटिंग पीरियड में वो बांट दिया जाता है, ठीक है। और बांटने के तरीके होते हैं, वो भी बताएंगे क्या होता है। इट इज नॉट जस्टिफाइड टू चार्ज द एंटायर कॉस्ट एज एक्सपेंस इन द ईयर, मतलब सिंगल ईयर में चार्ज कर दिया, ये तो जस्टिफाइड नहीं है ना। विच इट इज इंकर्ड, इन विच इट इज इंकर्ड, ये जरूरी तो नहीं है, क्योंकि वो काम तो कितने सालों में आएगा, काम आएगा 2-4 अकाउंटिंग पीरियड में। हम क्या करें, अगर उसको उसके एक्सपेंस को सिर्फ कैलकुलेट कर लें करंट ईयर में ही, तो ये तो गलत बात हो जाएगी ना, ठीक है। तो ऐसा नहीं किया जाता। सच ए कॉस्ट मस्ट बी स्प्रेड ओवर द पीरियड्स इन विच इट प्रोवाइड्स बेनिफिट्स, ठीक है। डेप्रिसिएशन, इसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। लाइक कोई एसेट खरीदी मैंने, एसेट छोड़िए, कोई मशीनरी खरीदी, ठीक है, जो आज 1 लाख की थी, ठीक है, 1 लाख की है आज, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि वो मैं सोचता हूँ कि सालाना उसकी वैल्यू जो है वो 10,000 से कम होती है। मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, 10,000 से कम होती है, ठीक है। तो 10,000 हर मैं आप इस मशीन को 10 साल लगेंगे पूरी तरह वर्न आउट होने में, ठीक है। तो 10,000 मैं हर अकाउंटिंग पीरियड में इसका एक्सपेंस लेता रहूंगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। Depreciation fixed assets, which is the main subject matter of the present chapter, deals with such a situation further. It may not always be possible to ascertain which with certainty the amount of some particular expense। हम हाँ, एक बात और है कि हम ये पता नहीं लगा सकते कि एग्जैक्टली क्या एक्सपेंस रहेगा ईयर दर ईयर। तो ठीक है, तो हम लगभग इसमें 2 मेथड है वो फॉलो करते हैं, ठीक है। रिकॉल द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, हम कंजर्वेटिज्म का फॉलो करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा नुकसान तो पहले होगा, नफा बाद में होगा, फायदा कभी होगा तो वो बाद में होगा, ठीक है। विच रिक्वायर्स दैट इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग सच आइटम ऑफ कॉस्ट एडिकेट प्रोविजन मस्ट बी मेड एंड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इसको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये याद रखना आप लोग, ये टर्म्स है, ये डेप्रिसिएशन के लिए यूज होती है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट में से जो ये चार्ज है, डेप्रिसिएशन है, वो माइनस करने के बाद ही नेट प्रॉफिट आता है ऑफ द करंट पीरियड, ठीक है। अब क्या होता है ये जो चैप्टर है इसमें पहले पढ़ेंगे अपने डेप्रिसिएशन, उसके बाद पढ़ेंगे प्रोविजन और रिजर्व, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है उसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। देखो सिंपल है, मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड आया तो हम क्या करेंगे, जो फिक्स असेट होगी उसका क्या करना स्टार्ट कर देंगे, डेप्रिसिएशन करना स्टार्ट कर देंगे। हो सकता है कि वो हर साल डेप्रिसिएशन क्या हो, 10-10 हज़ार इस तरह से सेम हो, या फिर अलग अलग भी हो। 2 मेथड है इसके, दोनों मेथड भी आ जाएंगे, पढ़ते जाते हैं, समझ आपको आता रहेगा, ठीक है। फिक्स असेट टेक्निकली रिफर टू एज डेप्रिशिएबल असेट्स, ठीक है, टेंड टू रिड्यूस देयर वैल्यूज वंस दे आर पुट टू यूज, ठीक है। अब देखो सिंपल है, असेट्स जो है अगर हमने 15,000 में खरीदी कोई चीज़, 15 नहीं 20,000 में मैंने असेट्स खरीदी, तो क्या इसका जो रेट हो गया बस 20,000 हो गया? नहीं, जब तक इसका
फ्रेट यानी कि इसको लाने का खर्चा, ठीक है, प्लस इसकी इंस्टॉलेशन का पूरा मिला के मान लो 25,000 खर्च होता है, ठीक है। तो ये 25,000 जो है ना, ये होगी एसेट की वैल्यू जिसको डेप्रिशिएट करना है, ठीक है। ना कि ये कि खरीदने का खर्चा बस 20,000 ले लिया। इन जनरल द टर्म डेप्रिसिएशन मीन्स डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू यूज, पैसेज ऑफ टाइम और ऑब्सोलेंस। अब देखो क्या होता है, कहता है कि डेप्रिसिएशन क्या है, उस चीज की वैल्यू में डाउनफॉल हो रहा है फिक्स एसेट में, वो किस रीजन से हो रहा होगा, या तो अपने उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है, या फिर वो पुरानी हो रही है, ठीक है, या उसकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई, ठीक है, टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई। ऑब्सोलेट का मतलब होता है आउटडेट, कोई चीज़ आउटडेटेड होती जा रही है, ठीक है, आउटडेटेड होती जा रही है। जैसे कि आप देखोगे कि माइक्रोसॉफ्ट में क्या होता है, विंडो चलती रहती है, पहले एक्सपी आती होती थी, आजकल विंडो 11 तक पहुंच चुके हैं, हम 11-12 तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो ऑब्सोलेंस ऑब्सोलेंस का ही एक एग्जांपल है विंडोज़ के सॉफ्टवेयर का पुराना होना, ठीक है। और पैसेज ऑफ टाइम के साथ कोई चीज़ें भी पुरानी होती हैं और यूज़ के साथ तो पुरानी होती ही हैं। किसी भी तरह का वोर्न आउट हो सकता है, ठीक है, वो डेप्रिसिएशन ही कहलाएगा। इन अदर वर्ड्स इफ ए बिजनेस एंटरप्राइज प्रोक्योर से मशीन, उसने कोई मशीन लगाई बिजनेस ने, ठीक है, और वो प्रोडक्शन के लिए यूज़ करता है, तो वैल्यू ऑफ द मशीन क्या करेगी, समय के साथ डाउन उसका क्या होगा, डिक्लाइन होगा। इवन इफ द मशीन इज नॉट इन यूज, अगर वो यूज में नहीं भी है तो भी उसका क्या होगा, अगर वो प्रोडक्शन प्रोसेस में है भी नहीं तो भी उसका क्या होगा, क्या कहते हैं, डाउनफॉल होता ही रहेगा। उसको सेम सेम सेल प्राइस पे नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा बार बार, ठीक है, क्योंकि टाइम तो गुजर रहा है ना, पैसेज ऑफ टाइम तो हो रहा है ना, ठीक है। और या फिर उसका कोई नया मॉडल आ गया तो भी वो ऑब्सोलेट हो जाएगी या पुरानी हो जाएगी। इट इंप्लाइज दैट फिक्स एसेट्स आर सब्जेक्ट्स टू डिक्लाइन इन वैल्यू, ठीक है, वैल्यू डिक्लाइन होगी, एंड दिस डिक्लाइन इज टेक्निकली रिफर टू एज डेप्रिसिएशन। अब आप लोगों को मोटा मोटा समझ आ गया होगा कि कोई चीज़ पुरानी होती है, वोर्न आउट होती है, या उससे कोई प्रोडक्शन का काम लिया जा रहा है, तो वो क्या कहते हैं, टाइम एज पर टाइम पासेज वो पुरानी होती है किसी भी 3 तरीकों से, या उसका यूज़ हो रहा है, या उसको वो पुरानी हो रही है, या वो आउटडेट हो गई। आउटडेट पुरानी हो रही है, आउटडेट हो रही है, दोनों में फ़र्क है। लाइक पुरानी हो रही है लेकिन कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं आई तो वो जस्ट पुरानी हो रही है। लेकिन अगर नई टेक्नोलॉजी आ गई और वो अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी है तो वो ऑब्सोलेट हो गई, ठीक है। तो ऑब्सोलेंस लिखने का टाइम के साथ रीज़न ये है, ठीक है। एज एन अकाउंटिंग टर्म डेप्रिसिएशन इज दैट पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फिक्स एसेट। सिंपल है कि अगर अकाउंटिंग टर्म में बात करें तो फिक्स एसेट पे होने वाला कोई खर्चा है जो हर साल होता है, ठीक है, विच हैज़ एक्सपायर्ड ऑन अकाउंट ऑफ इट्स यूजेस एंड लैप्स ऑफ टाइम, ठीक है, ठीक है। हेंस डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपायर्ड कॉस्ट, डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपायर्ड कॉस्ट और एक्सपेंस, ठीक है, या तो इसको एक्सपायर्ड कॉस्ट है या एक्सपेंस है। चार्ज अगेंस्ट रेवेन्यू, चार्ज अगेंस्ट रेवेन्यू, अभी पढ़ा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या रेवेन्यू एक ही बात है, ऑफ ए गिवन अकाउंटिंग पीरियड। फॉर एग्जांपल, अब देखो एग्जांपल पढ़ेंगे एकदम मस्त समझ में आएगा, क्लियर कट। कहते कोई मशीन है 1 लाख में परचेज करी, ठीक है, अब वो 10 साल तक अगले काम मिलेंगे, हम 10 साल तक अगले काम मिलेंगे, और वो 31 मार्च 2016, ठीक है। यू नो दैट बाय इट्स वेरी नेचर 1 लाख इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर 2017-18। हाउएवर व्हेन इनकम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस इज प्रिपेयर्ड, द एंटायर अमाउंट 1 लाख कैन नॉट बी चार्ज्ड अगेंस्ट रेवेन्यू फॉर द ईयर 2017-18। ऐसा नहीं है कि वो 2017-18 में 1 लाख का 1 लाख चार्ज कर दें उसको, ठीक है, 1 लाख का 1 लाख उसमें से एंटायर अमाउंट, बिकॉज ऑफ द रीजन that the capital expenditure amounting to 1 lakh is expected to derive benefits और revenue for 10 years, 10 साल तक वो revenue जनरेट करेगा, हर साल के लिए करेगा, तो खर्चा सिर्फ एक ही साल का क्यों, खर्चा भी हर साल में बांटो। इट इज लॉजिकल टू चार्ज ओनली ए पार्ट ऑफ द टोटल कॉस्ट बाई 10,000, 10,000 हर साल चार्ज करो, ठीक है, 1/10 ऑफ, अगर 1 लाख रुपया 10 साल तक यूज करना है, 10,000 अगेंस्ट द रेवेन्यू फॉर द ईयर 2017-18, ठीक है। तो जो है वो तो हर साल के लिए 10,000 रुपये लगाए जाएं, ठीक है, माइनस किए जाएं रेवेन्यूज, चार्ज अगेंस्ट रेवेन्यू में। दिस पार्ट रिप्रेजेंट्स द एक्सपायर्ड कॉस्ट और लॉस इन द वैल्यू, ठीक है, या तो एक्सपायर्ड कॉस्ट बोल दो, या कॉस्ट जितना कॉस्ट का पार्ट उसका एक्सपायर हो गया, या लॉस ऑफ वैल्यू हो गया, ठीक है, वो 10,000 है, हर साल 10 साल से 10,000 से वो गिरता रहता है, ठीक है। अब देखो वो क्यों क्यों होता है, यूज, पैसेज ऑफ टाइम, और इट रिफर टू एज depreciation, the amount of depreciation being a charge against profit, फिर आगे वर्ड ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इज डेबिटेड टू इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। हाँ हमको पता है काइंड ऑफ लॉस होता है, ये प्रॉफिट लॉस में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हमेशा डेप्रिसिएशन जो जाता है ना वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में से माइनस होता है, ठीक है, ये याद रखना।
प्रॉफिट लॉस अकाउंट में से माइनस होता है। आगे जब हम जनरल एंट्री का पार्ट आएगा, इसी चैप्टर में आएगा जनरल एंट्री, तो वो हम करेंगे तो आपको दिखेगा वो, ठीक है। मीनिंग ऑफ द डेप्रिसिएशन सिंपल है, अभी बोल चुके हैं वही। डेप्रिसिएशन इज द डिमिन्यूशन इन इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ असेट ड्यू टू यूज एंड लैप्स ऑफ टाइम, ठीक है। वो सिंपल लिखा है, बाकी सेम एग्जांपल लिखा है, कुछ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ज़्यादा पढ़ने की से जरूरत नहीं है। अब हाँ, ये बॉक्स 1 बना रखा है, इसके अंदर हम कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं, मज़ा आएगा आपको, ठीक है। अब देखो ये क्या कहता है कि डेप्रिसिएशन, अच्छा ऊपर कुछ काम का था तो मैं देख लूँ, 1 मिनट रुके, नहीं कुछ नहीं। अब देखो क्या होता है, ए मेजर ऑफ वियरिंग आउट, वियरिंग आउट मतलब किसी चीज़ का पुराना होना, कंजम्पशन यानी कि किसी चीज़ का खत्म होना, और अदर लॉस ऑफ वैल्यू या वैल्यू का कम होना ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट, डेप्रिशिएबल यानी कि उस एसेट का डेप्रिशिएशन हो सकता है, अराइजिंग फ्रॉम यूज, यूज के कारण, इफ्लेक्शन ऑफ टाइम, टाइम पास होने के कारण, टाइम मतलब टाइम गुजरने का, पैसेज ऑफ टाइम ही है ये, और ऑब्सोलेंस यानी कि वो आउटडेटेड हो गई चीज़, उसकी जगह कोई बढ़िया सॉफ्टवेयर आ गया थ्रू टेक्नोलॉजी। देखो ये इन्होंने इसने मेंशन कर दिया कि ऑब्सोलेंस थ्रू टेक्नोलॉजी, ठीक है। और मार्केट चेंज, और मार्केट में उस चीज़ की जरूरत ही नहीं है, अब मार्केट में बड़ी नई चीज़ें आ गई, वो एक बार में उतनी देर में ही 100 प्रोडक्ट बना देते, इतने में 10 बनाता था, ठीक है। डेप्रिसिएशन इज एलोकेटेड सो एज टू चार्ज फेयर प्रोपोर्शन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट इन ईच अकाउंटिंग पीरियड ड्यूरिंग द एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ। अब एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ क्या होती है भाई, जो जो टर्म आते जाएंगे बताता जाऊंगा। सिंपल है, हमने मान लिया था जैसे कि वो 10 साल तक चलेगा, ऊपर जो मशीनरी ली थी वो 10 साल तक चलेगी, तो एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ जो होती है सेट की, वो क्या होती है, वो ईयर्स में होती है, ठीक है, जब तक वो असेट चलेगा। डेप्रिशिएशन इंक्लूड्स अमोर्टाइजेशन ऑफ असेट्स हुज यूजफुल लाइफ इज प्री डिटरमाइंड, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि डेप्रिशिएशन के अंदर ही इंक्लूड है एक अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन किस चीज़ का होता है, अमोर्टाइजेशन होता है भाई कोई लाइसेंस होता है जैसे, ठीक है, किसी चीज़ का मैंने लाइसेंस लिया, पटाखे बनाने का ले लिया, जैसे दिवाली चल रही थी अभी, ठीक है, तो मान लो मेरे को 2 महीने का टाइम मिला, ठीक है, तो 2 महीने जो है वो उसकी लाइफ क्या है, फिक्स्ड है। इसमें लिखा है कि विच लाइफ, जिसकी लाइफ भी क्या होगी, प्री डिटरमाइंड होगी। अमोर्टाइजेशन वर्ड पता है किस लिए यूज़ किया जाता है, इनटेंजिबल एसेट्स के लिए यूज़ किया जाता है, जिनको हम टच नहीं कर सकते, इनटेंजिबल असेट्स के लिए, ठीक है। लाइसेंस हो गया, कोई परमिट हो गया, ठीक है, लाइसेंस हो गया, कोई परमिट हो गया, इंटेंजिबल जिसे हम टच नहीं कर सकते, जिसकी फिजिकल फॉर्म नहीं है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर हो गया कोई, मान लीजिए कोई मैंने क्या कहते हैं सिक्योरिटी, क्या बोलते हैं उसे, एंटीवायरस लिया जैसे कि, ठीक है, कंप्यूटर में यूज़ करने के लिए, तो वो इंटेंजिबल एसेट है, उनमें डेप्रिसिएशन की जगह क्या वर्ड यूज़ होता है, अमोर्टाइजेशन। और उनके लिए जो लाइफ होती है ना वो प्री डिटरमाइंड होती है, पहले से डिसाइड की जाती है, क्योंकि वो एक तरह के प्रीपेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं, प्रीपेड लाइसेंस होते हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशंस हैज़ ए सिग्निफिकेंट इफेक्ट इन डिटरमाइनिंग एंड प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल पोजीशन, ऑब्वियस सी बात है, फाइनेंशियल पोजीशन एंड रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ एन एंटरप्राइजेस। सिंपल है, अब कोई कहे मेरा 1 करोड़ रुपया आज लग गया, सिंपल आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 1 करोड़ रुपया लग गया, मैंने एक मशीनरी ले ली, 1 करोड़ रुपया खर्चा हो गया, ठीक है जी। अब मैं उसका डेप्रिसिएशन काउंट कर ही नहीं रहा, मैंने 15-20 साल तक कोई डेप्रिसिएशन काउंट नहीं किया, मैंने सोचा सब कमाई हो रही है, मेरी कमाई हो रही है, ठीक है। और वो मशीन चलेगी सिर्फ 4 ही साल चलेगी, यानी कि 25 लाख रुपये महीना पड़ेगी वो मशीन। लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैं सोच रहा हूँ कि अभी तो कोई चक्कर नहीं है, 4 साल बाद देखेंगे, फिर 4 साल 5वां साल आता है, मुझे पता लगता है वो मशीन गई, वो नई मशीन लेनी है, 1 करोड़ रुपये खर्चा आ गया। तो वो फिर मैं देखता हूँ कि अरे यार ये तो मैंने इतना तो कमाया नहीं हुआ पिछले 4 सालों में। तो ऐसी स्थिति ना आए, ऐसी सिचुएशन ना आए, इसलिए वो क्या करते हैं कि जितनी लाइफ टाइम पीरियड होता है और जितनी उसकी वैल्यू होती है उसको उससे डिवाइड करके, ठीक है, जितनी उसका लाइफ साइकिल होता है, मान लो 1 करोड़ की कोई चीज़ थी, ठीक है, और वो 4 साल चलनी थी, तो 25 लाख रुपए उसका सालाना जो है वो माइनस करता रहता, तो उसके लिए ईजी रहता लास्ट में उसको रिप्लेस करना, ठीक है। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ डेप्रिसिएशन और इट्स बेस आर डेप्रिशिएबल असेट्स विच, अब डेप्रिशिएबल असेट क्या होगी, आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज ड्यूरिंग मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। सिंपल बात है, जिसका डेप्रिसिएशन करना है उसका करना क्यों है, वो मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड में यूज हो रही है तभी करना है, नहीं तो उसी साल में निपटा के खत्म करते हैं हम। हैव ए लिमिटेड यूजफुल लाइफ, ठीक है, उसकी कोई लिमिट भी नहीं चाहिए, ऐसा हो कोई चीज़ एक बार ली जाती है और उसके बाद वो चलेगी भी 100 साल चलेगी, ऐसा तो नहीं होता, उसकी लाइफ भी जो है वो लिमिटेड होनी चाहिए, ठीक है। आर हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर यूज इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में हो और सप्लाई ऑफ गुड्स में हो, सर्विसेज में हो, फॉर रेंटल टू अदर हो, ठीक है, और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज, और नॉट फॉर द पर्पज ऑफ सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। देखो ऐसा नहीं है कि ऑर्डिनरी कोर्स जो बिजनेस का गुड्स है उसमें वो सेल होने लायक चीज़ हो, उस चीज़ का डेप्रिसिएशन नहीं लगाते, ठीक है। असेट्स का लगाते हैं, फिक्स असेट्स का लगाते हैं, मशीनरी का लगाते हैं, प्लांट का लगाते हैं, ठीक है। द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द 3 फैक्टर, 3 फैक्टर भी यूज करता है। एक तो उसकी कॉस्ट पे, सिंपल है, हम कॉस्ट को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं लाइफ साइकिल से, ठीक है, और उसके यूजफुल लाइफ से, देखो लाइफ से,
और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अब ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है, देख लेते हैं। कहते हैं कि कॉस्ट ऑफ ए फिक्स असेट, द टोटल कॉस्ट स्पेंट इन कनेक्शन विद द इट्स एक्विजिशन, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग एज वेल एज एड आइटम इंप्रूवमेंट ऑफ द डेप्रिशिएबल असेट्स। सिंपल है। नेट रियलाइजेबल जैसे होता है, मान लो हमने कोई चीज़ 1,00,000 रुपए की ली, ठीक है, फिर उस पे हमने उसका एक्विजिशन किया हमने 1,00,000 रुपए में, फिर उसकी इंस्टॉलेशन कराया 50,000 रुपए में, फिर उसकी कमीशनिंग कराई 50,000 रुपए में, तो टोटल मेरे 2,00,000 लग गए। तो रियलाइजेबल वैल्यू क्या है? 2,00,000 है, ना कि वो उसका सिर्फ रेट है, कॉस्ट है 1,00,000, ठीक है। यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट इज पीरियड ओवर विच इट इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड बाय द एंटरप्राइज। जब तक वो यूज होगी उसको बोलते हैं उसका लाइफ साइकिल, ठीक है, या यूजफुल लाइफ, ठीक है। देयर आर टू मेन मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, एक है स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ये दोनों ही फर्जी से मेथड है, 2 मिनट का काम है, जिसको मैथ्स आती है उसके लिए ये सिंपल है। सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट मेथड डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स, ठीक है। टाइप ऑफ असेट, असेट का टाइप क्या है भाई, नेचर ऑफ द यूज ऑफ द असेट, भाई असेट का यूज क्या है, ठीक है। सरकमस्टेंसेस प्रिवेलिंग इन द बिजनेस, मतलब वो मशीन की डिप्लॉयमेंट कहाँ है, ठीक है, उसका आसपास का और क्या है, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन हैड ए सिग्निफिकेंट इफेक्ट इन डिटरमाइनिंग एंड प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। ये फाइनेंशियल पोजीशन बताने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हम पढ़ चुके हैं। रिजल्ट ऑफ ऑपरेशंस ऑफ एंटरप्राइज, डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन ईच अकाउंटिंग पीरियड बाय रेफरेंस टू द एक्सटेंट ऑफ द डेप्रिशिएबल अमाउंट। एनसीईआरटी की एक बड़ी दिक्कत है, एक लाइन को 15 बार लिखता है। ये नोट्स बनेंगे ना तो इसमें 10 लाइन बचेंगी पूरे चैप्टर में। इट शुड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डेप्रिसिएशन एज इट्स आर डेप्रिशिएबल एसेट्स। जी हम पढ़ चुके हैं भाई सब कुछ, ठीक है। आर हेल्ड बाय ए एंटरप्राइजेस फॉर यूज इन प्रोडक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर रेंटल टू अदर्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज एंड नॉट फॉर द पर्पज ऑफ सेल। हमको पता है भाई सेल के पर्पज से नहीं, वो उसका गुड नहीं है जिसके अंदर वो बिजनेस करता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट, डेप्रिशिएबल एसेट्स होती कौन सी है? अब हाँ, अब आ रही है इंपॉर्टेंट बात, इस पैरा में आ जाएगी एक इंपॉर्टेंट बात, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी वो बात, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट्स आर मशीन्स, तो कोई मशीन डिप्लॉय करी हुई है, प्लांट है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, कंप्यूटर है, ट्रक है, वैन है, इक्विपमेंट है, etc। मोर ओवर डेप्रिशिएशन इज द एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट। अब डेप्रिशिएबल अमाउंट ये क्या होती होगी? विच इज द हिस्टोरिकल वैल्यू और अदर अमाउंट सब्सटीट्यूटेड फॉर हिस्टोरिकल कॉस्ट लेस, मतलब माइनस एस्टिमेटेड सेल्वेज वैल्यू। अब ये देखो नई टर्म आ गई सेल्वेज वैल्यू। मैंने कहा था जैसे जैसे टर्म आती जाएगी मैं आपको बताता जाऊंगा। देखो भाई, मैंने खरीदा 10 लाख का एक असेट खरीदा, ठीक है, 10 लाख का एक असेट खरीदा, ठीक है। मैंने 10 लाख का एक असेट खरीदा। मैं मानता हूँ कि मैं जब उसको पूरी तरह से यूज़ कर लूँगा तो मैं उसे 10 साल जब यूज़ कर लूँगा, 10 साल तक जब यूज़ करूँगा, 10 साल तक, ठीक है। तो अगर मैं 10 साल तक उसे यूज़ कर लूँगा तो लास्ट में उसको जब कबाड़ में बेचूंगा यानी कि स्क्रैप में बेचूंगा तब भी मुझे क्या मिल जाएंगे? 2 लाख रुपए तो मिल ही जाएंगे। यानी कि 10 साल में मेरे को कॉस्ट कितनी पड़ेगी? 8 लाख, ठीक है। अब 8 लाख अगर कॉस्ट है और 10 साल है, अगर मैं सिंपल मेथड सोचूं तो 80,000 रुपये पर ईयर बढ़ रही है मेरे को, डेप्रिसिएशन 80,000 रुपये पर ईयर आ सकता है एक सिंपल मेथड की बात करें तो, ठीक है। तो ये जो है ये थी इसकी टोटल कीमत जो पड़ी थी अपने को, जितने की ये पड़ी थी हिस्टोरिकल कॉस्ट, ठीक है। और अगर हिस्टोरिकल कॉस्ट के बाद स्क्रैप वैल्यू भी है, रेजिडुअल वैल्यू ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेजिडुअल वैल्यू या बोलते हैं साल्वेज वैल्यू, साल्वेज वैल्यू। तो अपना जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू अपॉन में लाइफ, अपॉन में लाइफ। अब देखो सैल्वेज वैल्यू अगर नहीं है तो ओनली हिस्टोरिकल कॉस्ट अपॉन में सिर्फ लाइफ हो जाता है, यानी कि 10 लाख बटे में 10 साल यानी कि 10,000 रुपये पर मंथ। लेकिन क्या था लास्ट में भी हम इसको 2 लाख की तो बेच लेंगे कबाड़ में, तो फिर 8 लाख अपॉन में 10 वो हो गया 80,000 या 8,000 जो भी बनता है, सॉरी आप देख लेना, ठीक है। 80,000 रुपये पर मंथ, उसमें बन रहा था 1 लाख रुपये पर मंथ, 10,000 बोल दिया मैंने, 1 लाख था, ठीक है। अनदर पॉइंट इन एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट इज एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ, ठीक है। यूजफुल लाइफ वो बटा में आती है जो ऑफ एन एसेट। इट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज ईदर द पीरियड ओवर विच ए डेप्रिशिएबल एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड बाय द एंटरप्राइजेस, ठीक है। ये मैंने आपको बता ही दिया कि ये लाइफ आती है कितने साल यूज होगा। और द नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सिमिलर यूनिट्स एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द यूज ऑफ द असेट्स बाय एंटरप्राइजेस। तो लाइफ दो तरह से कैलकुलेट होती है, लाइफ इस तरह से कैलकुलेट भी हो सकती है वो कितने आर्टिकल बना सकता है, ठीक है, टोटल, ठीक है। अब मान लेते हैं कोई बोलता है कि मैंने सोचा इसमें 10 लाख आर्टिकल बन जाएंगे, ठीक है। तो 1 साल के अंदर वो कितने बनाता है और वो 10 साल तक यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो यानी कि वो 10,000
यानी कि वो 10 साल तक चलेगा, ठीक है, इस तरह से। तो आगे स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं भाई। अब कहता है कि फीचर ऑफ डेप्रिसिएशन, फीचर ऑफ डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन के फीचर क्या है ये देख लेते हैं। अब कहता है कि फीचर ऑफ डेप्रिसिएशन, अब देखो जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो मैं आपको बताता चलूँगा। इट इज़ डिक्लाइन इन बुक वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट्स, ठीक है, हाँ पता ही है ये क्या है, ये एक डिक्लाइन ही तो है, ठीक है, किसमें, फिक्स एसेट्स की वैल्यू में, साल दर साल जो है वो डिक्लाइन होता रहता है, यही है। इट इंक्लूड लॉस ऑफ वैल्यू ड्यू टू इफ्लेक्शन ऑफ टाइम, हाँ बिल्कुल, इफ्लेक्शन ऑफ टाइम जैसे पास होता है, यूजेज या फिर एब्सोलेंस, यानी कि वो पुराना होता जाता है, ये सेम चीज़ लिखी है यार, क्या लिखना है। इट इज़ कंटिन्यू प्रोसेस, हर साल होता है ये। इट इज़ एन एक्सपायर्ड कोस्ट और हैंस मस्ट बी डिडक्टेड। अब एक्सपायर्ड कोस्ट ऊपर हमने पढ़ा था, एक्सपायर्ड कोस्ट या फिर कोस्ट अकर ड्यू टू यूज़, ठीक है, हैंस मस्ट बी डिडक्टेड बिफोर कैलकुलेटिंग टैक्सेबल प्रॉफिट, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर प्रॉफिट है बिफोर डेप्रिसिएशन 50,000, ठीक है, हाँ, डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स 50,000, और डेप्रिसिएशन के 10,000 काट के वो 40,000 ही बच जाता है, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है, किसी भी तरह की ट्रांजेक्शन नहीं होती, इसमें पैसा आता जाता नहीं है, बस जो असेट की वैल्यू होती है उसी को डाउन करते रहते हैं हम लोग। इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी कैश आउटफ्लो, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑलरेडी इनकर्ड, जो ऑलरेडी खर्चा हो चुका है, ठीक है, वो मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में मैंने जो उसको असेट बना के रखा हो उसकी वैल्यू को मैं डाउन करता रहता हूँ, क्रेडिट कर देता हूँ, ठीक है। अब द डेप्रिसिएशन एंड अदर सिमिलर टर्म्स, मैंने आपको अभी भी बताया कि अमोर्टाइजेशन होता है और एक डिप्लीशन भी होता है। मान लो मेरे को एक सोने की खान मिल गई, तो सोने की खान क्या होगी, वो अगर मैं जैसे जैसे उसको खाली करता जाऊंगा वो डेप्रिशिएट होगी, डेप्रिशिएट नहीं होगी भाई, वो क्या होगी, खाली होगी, डिप्लीट होगी। कोयले की खान मिल गई, वो भी डिप्लीट होगी, ठीक है। तो डिप्लीशन वर्ड जो होता है वो किसके लिए यूज होता है, क्वांटिटी ऑफ क्या कहता है कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये होता है डिप्लीशन। अगर अमोर्टाइजेशन की बात करो तो मैं आपको बता चुका हूँ, इनटेंजिबल असेट्स के लिए यूज होता है, जिसमें पेटेंट्स आते हैं, ट्रेडमार्क्स आते हैं, कॉपीराइट आते हैं, फ्रेंचाइज आती है, गुडविल आती है, ठीक है, ऐसी चीज़ें जो इंटेंजिबल है, ठीक है। अब ध्यान रखना गुडविल किस में आता है गुडविल का क्या होता है, अमोर्टाइजेशन होता है भाई, ध्यान रखना, गुडविल क्या है, उसका अमोर्टाइजेशन होता है, ठीक है। अब कोज ऑफ डेप्रिसिएशन, अरे भाई सबको पता है कोज, देयर हैव बीन वेरी क्लियरली स्पेल्ड आउट एज पार्ट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, होते हैं, ठीक है। वियर एंड टीयर ड्यू टू यूज और पैसेज ऑफ टाइम, ये हम पढ़ चुके हैं भाई, जैसे जैसे यूज़ करोगे चीज़ घसती है, अगर टाइम टपता है तो भी घसती है, ठीक है, यूज़ होता है, ठीक है। एक तो ये होगा, एक हो गया एक्सपायरेशन ऑफ लीगल राइट्स, ठीक है। अब ये जो अपने पढ़ा था अमोर्टाइजेशन, ठीक है, हमको कोई लाइसेंस मिला 5 साल के लिए, तो 5 साल उसकी लाइफ है, ठीक है। तो इसमें लिखा है पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, लीज होगी, लीज मतलब उधार पे लेना कोई चीज़, ठीक है, उसकी यूटिलिटी जो है वो क्या है, अब ऑब्सोलेंस, ऑब्सोलेंस मतलब कोई चीज़ आउटडेटेड हो जाती है। अब कोई चीज़ आउटडेटेड होती है इसका मतलब ये नहीं सिर्फ पुरानी हो जाती है, पुरानी के लिए तो लिखा ही है पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है, ये देखो पैसेज ऑफ टाइम लिखा है, फिर ये ऑब्सोलेंस की जरूरत क्या पड़ेगी, ऑब्सोलेंस का मतलब ये वो चीज़ अप टू डेट नहीं रही, आउटडेटेड होगी, अब उससे अपग्रेडेड चीज़ें दुनिया में आ गई हैं। आउट ऑफ डेट ऑन अकाउंट ऑन विच अवेलेबिलिटी ऑफ बेटर टाइप ऑफ असेट, उसके कंपैरिजन में कोई बेटर टाइप का असेट है। अब ये कौन कौन सकते हैं, क्यों हो सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो सकते हैं, इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन मेथड हो सकता है, चेंज इन मार्केट डिमांड हो सकता है, प्रोडक्ट ही बदल गया कि कुछ और ही चाहिए, लीगल और अदर डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब बता एबनॉर्मल फैक्टर क्या होते हैं, डिक्लाइन इन द यूजफुल ऑफ असेट मे बी कोज्ड बाय एबनॉर्मल फैक्टर सच एज एक्सीडेंट ड्यू टू फायर, आग लग गई, एक्सीडेंट हो गया, अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, फ्लड आ गया, etc। एक्सीडेंटल लॉस इज परमानेंट बट नॉट कंटिन्यूइंग और ग्रेजुअल, ये परमानेंट होते हैं और ये कंटिन्यूइंग या ग्रेजुअल नहीं होते। फॉर एग्जांपल एक कार जो है उसको रिपेयर किया गया एक्सीडेंट के बाद, ठीक है, अब उसको सेम प्राइस नहीं मिल सकता जो मिलना चाहिए था, ठीक है। तो ये एबनॉर्मल फैक्टर होते हैं जो प्राइस को डाउन करते हैं, डेप्रिशिएट कर देते हैं किसको, असेट को, ठीक है। नीड फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन की नीड क्या है, ठीक है भाई। अब कहते हैं नीड फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अराइजेस फ्रॉम कंसेप्चुअल, लीगल एंड प्रैक्टिकल बिजनेस कंसिडरेशन। मैंने अभी बताया कि अगर आप डेप्रिसिएशन को काउंट नहीं करोगे तो आपको झटका लगेगा जिस साल वो मशीन बिल्कुल पूरी तरह से काम करना बंद कर जाएगी, ठीक है, तो इसलिए बना है डेप्रिसिएशन।
मैचिंग ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू, ये बार बार आ रहा है, पढ़ लेते हैं। द रेशनल ऑफ द एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट्स इन बिजनेस ऑपरेशन इज दैट दीज आर यूज इन द अर्निंग और रेवेन्यू, ठीक है। एवरी एसेट इज बाउंड टू अंडरगो सम वियर एंड टीयर, अभी होता है, हैंस टू लूज वैल्यू, तो वैल्यू लूज होगी। वंस इट इज पुट टू यूज इन बिजनेस, अगर वो बिजनेस में लगाइए, देयरफॉर द डेप्रिसिएशन इज एज मच द कॉस्ट एज एनी अदर एक्सपेंस इनकर इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। वही है, कहते हैं ये भी एक तरह का खर्चा ही है, नॉर्मल एक्सपेंस ही है, ठीक है। लाइक सैलरी, कैरिएज, postage, stationery, etc. It is a charge against the revenue of the corresponding period, must be deducted before arriving at net profit according to the generally accepted accounting principle। कुछ नहीं, ऊपर बातें आ चुकी हैं सारी की सारी, ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट या रेवेन्यू अकाउंट में से माइनस होता है, ठीक है। अब आता है कंसिडरेशन ऑफ टैक्स। डेप्रिसिएशन इज ए डिडक्टिबल कॉस्ट फॉर टैक्स पर्पज, ठीक है। अब टैक्स पर्पज, मान लो किसी ने टैक्स बनाना है, उसने वो डेप्रिसिएशन को क्या करता है, अपना एक लॉस दिखाता है जिससे कि उसकी इनकम कम दिखती है और उसको टैक्स जो है वो कम देना पड़ता है, तो ये एक लीगल है, लीगल तरीका है, ठीक है। टैक्स रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अमाउंट नीड नॉट बी नेसेसरली बी सिमिलर टू द करंट बिजनेस प्रैक्टिस, छोड़ दो उसको भाई, अभी क्या पता चेंज हो गया। ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन, इफ डेप्रिसिएशन और assets is not provided, then the assets will be overvalued and the balance sheet will not depict the करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। कहता है कि अगर ट्रू और फेयर फाइनेंशियल पोजीशन चाहिए ना, तो डेप्रिसिएशन लगाना जरूरी है, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना जरूरी है। कंप्लायंस विद द लॉ, अपार्ट फ्रॉम द टैक्स रेजुकेशन देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन दैट इनडायरेक्टली कंपेल सम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लाइक कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। सिंपल है यार, ठीक है। अब द फैक्टर अफेक्टिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, कॉस्ट ऑफ एसेट जो है वो, ठीक है, और एस्टिमेटेड नेट रेजिडुअल वैल्यू है वो इम्पेक्ट करती है, और डेप्रिशिएबल कॉस्ट, ठीक है। और फिर आता है एस्टिमेटेड लाइफ। मैं आपको ना सिंपल एग्जांपल के तौर पे 2 मिनट में क्लियर कर देता हूँ। कहता है कि चीज़ खरीद ली, सिर्फ वही नहीं है उसका रेट, उसके अंदर उसका फ्रेट भी आएगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन भी आएगा, ट्रांजिट इंश्योरेंस भी आएगा, इंश्योरेंस कॉस्ट भी आएगा, और रजिस्ट्रेशन कॉस्ट भी आएगा, कमीशन पेड भी आएगा, ठीक है। परचेज ऑफ सेट आइड आइटम सच एज सॉफ्टवेयर भी आएगा, etc। तो ये सारी चीज़ें जोड़ के जो कॉस्ट बनेगी ना प्रोडक्ट की, वो होगी असली कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ असेट, ठीक है, वो बनेगी असली कॉस्ट। कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 ऑफ ICAI, कॉस्ट ऑफ ए फिक्स असेट इज द टोटल कॉस्ट स्पेंड इन कनेक्शन विद इट्स एक्विजिशन, इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग एज वेल एज फॉर एडिशन और इम्प्रूवमेंट ऑन द डेप्रिशिएबल असेट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक कोई फोटो कॉपियर था, 50,000 पे मिल गया और 5,000 उस पर स्पेंड खर्चा किया, तो 55,000 रुपये है डेप्रिशिएबल अमाउंट, ठीक है। अब एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू वही है, स्क्रैप में उसकी वैल्यू क्या है अगर उसको स्क्रैप में बेचना है तो। नेट रेजिडुअल वैल्यू ऑल्सो नोन एज स्क्रैप वैल्यू और साल्वेज वैल्यू, ठीक है, ये याद रखना, तीन है, स्क्रैप वैल्यू, साल्वेज वैल्यू और रेजिडुअल वैल्यू, ठीक है। फॉर अकाउंटिंग पर्पज, एस्टिमेटेड नेट रियलाइजेबल वैल्यू फॉर सेल वैल्यू ऑफ द असेट एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ, ठीक है। The net residual value is calculated after deducting the expense necessary for the disposal of the asset। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल बढ़ेंगे सब समझ में आएगा। कहते हैं कोई मशीन है, 50,000 रुपये पर रिप्लेस करी, ठीक है, और वो 10 साल तक यूज़ नहीं है, और 10वां साल जैसे ही एंड होगा, ठीक है, तो पता लगता है कि वो 6,000 रुपये में बिक जाएगी। तो ये रेजिडुअल की वैल्यू जो है वो क्या होगी, 6,000 होगी। असेट कितने का है वो, कितने का भाई, 50,000 रुपये का, ठीक है। बट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू डिस्पोजल आर एस्टिमेटेड एट 1,000, यानी कि जहाँ 6,000 का प्रोडक्ट बेचना था वहाँ सिर्फ 5,000 का ही बिकेगा, 5,000 का ही बिकेगा, ठीक है, 5,000 का ही बिकेगा, बाकी कितने बच जाएंगे, 45,000 अपनी क्या आ जाएगी, डेप्रिशिएबल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। वैसे तो 50,000 का ही प्रोडक्ट था, ठीक है, 50,000 का ही प्रोडक्ट था, 50,000 का ही प्रोडक्ट था, लेकिन हुआ क्या कि 10वें साल में पता लग रहा है कि जब वो वियर एंड टीयर हो जाएगा उसका, तो वो 6,000 में बिक जाएगी, यानी कि तो वो रह जाएगी क्या कहते हैं, 44,000 की रह जानी चाहिए थी, लेकिन कहते हैं 1,000 रुपये उसको कबाड़ी में उठवाने के भी लगे, तो यानी कि वो 45,000 रुपये टोटल लग जाएंगे, ठीक है। अब बता डेप्रिशिएबल कॉस्ट, मैं बता चुका हूँ आपको क्या करना है। अब देखो ये 45,000 ही इसने लिया, 50,000 माइनस 5,000 में ऊपर वाले एग्जाम्पल में ये बोल चुका हूँ, ठीक है।
एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, ये आपको पता ही है कि कितने साल तक वो प्रोडक्ट चलेगा, ठीक है, उस चीज़ का यूज़ है, ठीक है। तो अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लेते हैं। आफ्टर 5 years द मशीन में स्टिल बी इन गुड फिजिकल कंडीशन बट कांट बी यूज फॉर द प्रोडक्शन प्रॉफिटेबिलिटी। इफ इट इज स्टिल यूज्ड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बी वेरी हाई, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं करना अभी। मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या होता है, ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए जो है वो दो मेथड है, एक है स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। तो जल्दी जल्दी पूरा करते हैं, इसको ख़त्म करते हैं, फ्री होते हैं एकदम। स्ट्रेट लाइन मेथड, ये क्या होगा, दिस इज़ द ईजीएस्ट, ये ईजीएस्ट है, यानी कि 1 लाख रुपए की मशीन पड़ी, ठीक है, और उसके हमें पता है कि 10,000 हमें बाद में बेचते टाइम भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो जो अपनी डेप्रिशिएबल अमाउंट आई वो आई 90,000, और हमको पता है कि ये प्रोडक्ट चलेगा 10 साल तक, तो हर साल के लिए डेप्रिशिएशन कितना ले लो, 9,000 रुपये ले लो, ठीक है। सेम डेप्रिशिएशन होता है हर साल, ठीक है, और परसेंटेज भी सेम रहता है अगर जो है किसके बिहाफ पे कवर किया जाए, बुक वैल्यू के आधार पे, ठीक है। इट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन फॉर अ रीजन दैट इफ द अमाउंट ऑफ द डेप्रिसिएशन एंड कोरस्पॉन्डिंग टाइम पीरियड इज प्लॉटेड ऑन द ग्राफ इट विल रिजल्ट ए स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन ही देगा क्योंकि हर बार ही 9,9,9,9,9,000 ही आ रहा है, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फिक्स इंस्टॉलमेंट, हर बार अगर किस्ती सेम आ रही है तो इसको क्या बोलेंगे, एफ डी, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट बोलेंगे मेथड। Because the amount of the depreciation remains constant from year to year over the useful life of the asset. According to this method, if fixed and an equal amount is charged as depreciation in every accounting period during the lifetime of an asset, the amount annually charged as depreciation is such it reduces the original cost of the asset to its scrap. वो धीरे धीरे कम करते 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 उसको स्क्रैप तक ले आएगा, ठीक है। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज फिक्स्ड परसेंटेज on original cost method because same percentage of the original cost is written off as depreciation, ठीक है। चलो भाई अब देखो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होगा, पर साल जो होना है वो कहता है कॉस्ट ऑफ एसेट, जो कॉस्ट लगी उसमें से जितने की वो कबाड़ी को बिक जाएगी, रेजिडुअल वैल्यू को माइनस कर दो और नीचे उसको डिवाइड कर दो एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ से, ठीक है। रेट ऑफ द डेप्रिसिएशन, अब रेट ऑफ द डेप्रिसिएशन कैसे निकल सकता है, ये रेट ऑफ द डेप्रिसिएशन कैसे निकल सकता है इस केस में, एनुअल डेप्रिसिएशन और अपॉन में एक्विजिशन कॉस्ट। मान लो कि 10,000 से कम हो रही है हर महीने, ठीक है, और लाख रुपए जो है वो उसका एक्विजिशन कॉस्ट था, तो सिंपल बात है 10% हर महीने क्या हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है। कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल, द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट इज 2.5 लाख, द यूजफुल लाइफ ऑफ असेट इज 10 साल एंड द नेट रेजिडुअल वैल्यू इज एस्टिमेटेड 50,000। सिंपल है, कोई 2.5 लाख की चीज़ है, वो कहता है कि अगर 10 साल भी यूज़ कर लूंगा ना उसे तो भी लास्ट में 50,000 की बिक की जाएगी, ठीक है, लास्ट में 50,000 की बिक की जाएगी। यानी कि डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होगी अपनी 2 लाख और 10 साल है तो 20,000 रुपये पर मंथ होती रहेगी, ठीक है, 20,000 रुपये पर मंथ होती रहेगी, ठीक है। ओके, रेट ऑफ डेप्रिशिएशन आप निकाल सकते हो, 20,000 पड़ा में 2.5 लाख इंटू 100 8% आएगा। एडवांटेज क्या है, ये भाई इजी है एकदम, बहुत ही सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है, सिंपली मेक्स इट पॉपुलर मेथड इन assets can be depreciated up to the net scrap value or zero value, ठीक है। यूजफुल who एक मिनट को, this method is suitable for those assets whose useful life can be estimated accurately and where the use of assets is consistent from year to year such as leasehold building। कुछ नहीं है, सिंपल बात लिखी है, पढ़ लेना बस। अब स्ट्रेट लाइन के जो वो है कि ये हर बार सेम अमाउंट काटता है, ठीक है, हर बार सेम अकाउंट चार्ज करता है डेप्रिसिएशन के नाम पे, ठीक है। और अगर वर्क एफिशिएंसी कम होती है किसी असेट्स की, ठीक है, तो क्या होता है, एक्सपेंस जो है वो इंक्रीज होता है, एक्सपेंस अकाउंट। रिटन आउट वैल्यू मेथड, इसमें क्या होता है अभी, हर बार क्या होता है, हर बार जो है वो चेंज होता है, डेप्रिशिएबल अमाउंट चेंज होता है। वो कैसे,
Under this method, depreciation is charged on the book value of the asset, since book value keep on reducing by annual charge of depreciation. अब मान लो कोई चीज़ थी 10 लाख रुपए की, सॉरी 10,000 रुपये की, उस पर 10% क्या लगा है, डेप्रीशिएशन लगा, तो अब वो आ गया 9,000 रुपये। ठीक है, अब जो 10% लगेगा वो 10,000 रुपये ना लग के अब वाली बुक वैल्यू पे लगेगा, हिस्टोरिकल वैल्यू पे लगेगा 9,000 रुपये। 9,000 रुपये में 10% गए वो 8100 पे। अब 8100 का 10% पे लगेगा, यानी कि 8100 माइनस 810। ठीक है, तो इस तरह से ये चेंज चलती है। दिस मेथड इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ ए प्री डिटरमाइंड प्रोपोर्शन परसेंटेज ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ द asset at the beginning of every accounting period so as to calculate the amount of depreciation. The amount of depreciation reduces year after year. अब ऑब्वियसली है, जिसका अगर पहले 10,000 का 10% निकाल रहे हैं, फिर 9,000 का 10%, फिर 8100 का 10%, अब जो 10% निकालेंगे वो लगभग 7300 को आएगा। ठीक है, बट परसेंटेज सेम रहता है, लेकिन जो जिसके चेंज करते हैं वो बुक वैल्यू चेंज होती रहती है। अब देखो एग्जांपल आ गया अभी अपने सामने एक। फॉर एग्जाम्पल, ओरिजिनल कॉस्ट है 2 लाख रुपए, डेप्रिसिएशन है 10% और रिटर्न डाउन जो दूसरे वाला मेथड है, देन द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी कम्प्यूटेड एज फ्लो। पहले भाई 10% डाउन होगा, 2 लाख में से 1,80,000 रुपये आ गया, फिर 10% डाउन हो गया, अब 18,000 काट के 1,62,000 रुपये आ गया, फिर इसका 10% और वापस हुआ 16,200 आ गया। ठीक है, रिटर्न डाउन वैल्यू। तो अब देखो जो 1,62,000 का माइनस 16,200, अच्छा अगली बार 10%। ठीक है, तो रिटर्न डाउन वैल्यू में अगर आप वो निकालना चाहते हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना चाहते हो, क्या निकालना चाहते हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना चाहते हो, तो उसका एक फॉर्मूला है, आर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, और 1 माइनस एन मतलब नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड यूज लाइफ, और ब्रैकेट में एस आएगा, एस का मतलब आएगा स्क्रैप वैल्यू, और सी का मतलब आएगा कॉस्ट ऑफ एन एसेट, जो कॉस्ट थी। ठीक है, और इंटू 100। ठीक है, तो ये अगर जो मेथड है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जो दूसरा मेथड है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो तो ये फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, ये एक एग्जांपल भी कर रखा है, आप देख लीजिएगा इसको। ठीक है, एडवांटेज ऑफ रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। देखो भाई, मोर रिलाइजेबल है ये। ठीक है, कहता है कि प्रॉपर एलोकेशन ऑफ कॉस्ट बिकॉज हायर डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द अर्लियर ईयर्स। सिंपल है, अगर कोई चीज़ 1 लाख की खरीदी थी मैंने, 1 लाख का 10% लगेगा, तो सिंपल है, एक 10,000 रुपये माइनस होंगे। लेकिन जब बात आई 50,000 का 10% लगेगा, तो 10,000 नहीं, वो क्या होंगे, 5,000 ही माइनस होंगे 10% के हिसाब से। ठीक है, 5,000 ही माइनस होंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रॉपर एलोकेशन ऑफ कॉस्ट बिकॉज हायर डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन अर्लियर ईयर्स व्हेन द असेट यूटिलिटी इज हायर, जब असेट यूटिलिटी हायर होगी। लेकिन लेटर ईयर्स में क्या होगा, असेट यूटिलिटी जो है वो कम हो जाएगी, और इसलिए आप, ठीक है, इसलिए जो वो रहेगा डेप्रिशिएटिंग अमाउंट रहेगी वो भी क्या हो जाएगी, डेप्रिशिएशन रहेगा वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इट रिजल्ट्स टू ऑलमोस्ट इक्वल बर्डन ऑफ डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर एक्सपेंसेस टेकन टुगेदर एवरी ईयर ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, इनकम टैक्स को फॉलो करता है। ठीक है, एज ए लार्ज पोर्शन ऑफ कॉस्ट इज रिटर्न ऑफ इन द अर्लियर ईयर्स, लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेंस गेट रिड्यूस। छोड़ो इसको, अब इसकी आती है लिमिटेशन। एज डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड एट द फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ द रिटर्न डाउन वैल्यू, डेप्रिशिएबल कॉस्ट ऑफ असेट्स कैन नॉट बी फुली रिटर्न ऑफ। पूरी तरह से रिटर्न ऑफ नहीं होगा, जैसे वो पूरा पूरा हो जाता था ना कि जीरो ही बच गया, तो पूरी तरह रिटर्न ऑफ नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हम क्या करेंगे, हर साल 10% माइनस करते जाएंगे, जितने साल मर्जी आ जाए हम उसको लास्ट में नहीं पहुंचने देंगे। अब स्टेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन मेथड में एक कंपैरिजन है। ठीक है, ये आप पढ़ लेना, सिंपल है। जो क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है कि ओरिजिनल कॉस्ट पे ही हर बार क्या लग जाता है, डेप्रिसिएशन लग जाता है। लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू में क्या होता है, ओरिजिनल कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन टिल डेट, जो पिछला डेप्रिसिएशन है उसको माइनस कर दिया गया था। एनुअल चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन, अब एनुअल चार्ज लगना है डेप्रिसिएशन का। द एनुअल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज एवरी ईयर रिमेन्स फिक्स्ड एंड कॉन्स्टेंट। अब वो परसेंटेज फिक्स रहेगा कि 10% ही काटना है हर बार, लेकिन जो अमाउंट है वो फिक्स नहीं रहेगी। वेयर एज इन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड द एनुअल अमाउंट ऑफ द हाइएस्ट इन द
वो हायर रहेगी फर्स्ट ईयर में और लोवेस्ट रहेगी धीरे धीरे डिक्लाइन होती जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो 1 लाख का 10% निकालोगे तो वो 10,000 आया, अब 90,000 का 10% निकालोगे तो 9,000 आया। ठीक है, अब 9,000 का 10% निकालोगे तो वो 9,000 आया, सॉरी 90,000 का, और उसके बाद 81,000 जो बचा, 81,000 का निकालोगे तो वो 8100 रुपये आया। ठीक है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं जो अपना अमाउंट है वो कम होता जाता है। ठीक है, अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, वाइल अंडर रिटन डाउन वैल्यू मेथड इट इज कैलकुलेटेड ऑन रिटन डाउन वैल्यू, जो मैंने लास्ट में भी आपको एक्सप्लेन किया। अब द टोटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन अकाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर एक्सपेंसेस। भाई अब ये क्या कहता है, इट इज वेल एक्सेप्टेड फिनोमिना दैट रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस इंक्रीज इन लेटर ईयर्स ऑफ द यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट। धीरे धीरे जैसे ही मशीनरी पुरानी हो जाती है उसका खर्चा बढ़ता चला जाता है। हेंस द टोटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर एक्सपेंसेस इंक्रीज इन लेटर ईयर्स अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर तो वो रिकॉर्ड हो नहीं सकते, ठीक है, लेकिन रिपेयर जो है वो बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, दिस हैपन्स बिकॉज एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज रिमेन्स फिक्स्ड वाइल रिपेयर एक्सपेंसेस इंक्रीज। रिपेयर एक्सपेंस तो बढ़ते रहेंगे लेकिन जो डेप्रिसिएशन चार्ज है वो उतना ही रहेगा। ठीक है, तो ये एक क्या है, लिमिटेशन है इसकी। इनकम टैक्स ने भी किसको रिकॉग्नाइज कर रखा है भाई, स्टेट लाइन को ही रिकॉग्नाइज कर रखा है। अब सुटेबिलिटी, अगर कोई ऐसी एसेट है, ठीक है, जिसके रिपेयर चार्जेस बहुत ही लो हैं, ठीक है, और वो पुरानी भी नहीं होती, ऑब्सोलेट भी नहीं होती, और उसकी स्क्रैप वैल्यू भी नहीं बनती, तो भाई क्या करो, स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज कर लो। ठीक है, और रिटन डाउन वैल्यू मेथड इज सुटेबल फॉर असेट्स व्हिच आर अफेक्टेड बाय टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, रिक्वायर मोर, सॉरी, रिपेयर एक्सपेंसेस व्हिच विद द पैसेज ऑफ टाइम सच एज प्लांट एंड मशीनरी और व्हीकल। ठीक है, इसमें वो वाले अकाउंट आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ये दे रखा है, ये कंपैरिजन दे रखा है कि क्या क्या होता है। इट इज सुटेबल फॉर assets which are affected by technological changes and require more require expenses with passage of time। ठीक है, छोड़ तो कोई नहीं। अब डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने के दो मेथड है, रिकॉर्ड करने के, रिकॉर्ड यानी कि जनरल एंट्री करने, उनके दो मेथड। अब दो मेथड कौन कौन से हैं, एक है चार्जिंग डेप्रिसिएशन असेट्स अकाउंट, डेप्रिसिएशन टू असेट अकाउंट। ठीक है भाई, तो ये अपने अगले लेक्चर में करेंगे भी अब सब कुछ। ठीक है, अभी के लिए